हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 30 जुलाई 2021 और 30 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप कोई भी ग्रुप होगा तो वहां पर आप इस लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अपने साथ साथ दूसरों को भी लाभ करवा सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सुबह में करंट अफेयर्स जो कि एनालिसिस के साथ अपडेट किया जाता है वो और तथा शाम में 6 बजे आने वाले 20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव दोनों का लिंक आपके पास जल्दी पहुंच जाए। तथा इसके अलावे हमारे चैनल पर कई प्लेलिस्ट बना हुआ है तथा इसके अलावे भी वीडियो आता रहता है। आप पहले एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे के सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में एक साथ अवेलेबल होंगे। आप उन सभी के सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाइए तथा वहां से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 29 जुलाई। 29 जुलाई कल ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। वैश्विक बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को जंगली बिल्लियों को घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के प्रयासों के लिए माना जाता है। यह मनाया जाता है। इसका लक्ष्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना है और बाघ संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाना है। इस वर्ष 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यह है जो मनाया गया है कल के दिन। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के समारोह का विषय है यानी थीम है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स, मीन्स उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। अब वैश्विक बाघ दिवस के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक बाघ दिवस 2010 में रूस में 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर के दौरान अस्तित्व में आया। इन टाइगर रेंज देशों की सरकारों ने 2022 तक प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए संरक्षण को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया था। अवैध शिकार और बाघ के शरीर के अंगों जैसे हड्डी, त्वचा का अवैध व्यापार जंगली बाघों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाघ के शरीर के अंगों की मांग ने जंगली बिल्लियों के अवैध शिकार और तस्करी को बहुत ही बढ़ा दिया है, जिसके वजह से धीरे धीरे बाघों की संख्या में घटोतरी यानी घटते जा रही है। यह दिन बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के जागरूकता से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बाघों के महत्व को उजागर करना इस दिन को मनाने का उद्देश्य मेन रूप से है। वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत राष्ट्रीय पशु बाघ को मारने पर 7 साल का सजा का प्रावधान है। फिर भी लाचार स्थिति के कारण इस पर सही से अमल नहीं हो पाता है, यानी कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है। इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। यह इमेज में टाइगर का इमेज आप ध्यान से देखिएगा। टाइगर, लियोपार्ड देखने में एक ही जैसा लगता है लेकिन सब अलग अलग है। चीता अलग होता है, लियोपार्ड अलग होता है, लेकिन टाइगर अलग होता है, लायन अलग होता है, लेकिन देखने में सभी एक जैसे लगते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर सैंक्चुअरी है। अगर आपको बाघों को देखने का जुनून हो तो इस टाइगर डे के मौके पर आप इन सबसे अच्छे बाघ अभ्यारण्यों की सैर की योजना बना सकते हैं। जानिए देश के 5 मशहूर बाघों के अभ्यारण्य के बारे में। सबसे अच्छा और सबसे बड़ा है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, उसके बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में तथा सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। यह है
भारत के 5 मशहूर बाघ अभयारण्य, जो कि बहुत ही देखने में अच्छा जगह है। आप यहाँ पर विजिट के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला भारत देश का एकमात्र शहर बना है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर या भारत का सबसे स्वच्छ शहर, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, कारण कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर में भी इंदौर ही टॉप पर आता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला यह एकमात्र शहर बन गया है। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में हवा को शुद्ध करने के लिए यह परियोजना 5 साल की अवधि के लिए संचालित की जाएगी। परियोजना के तहत यूएसएआईडी और साझेदार स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करेंगे और स्वस्थ हवा के लिए समाधानों की पहचान, परीक्षण, गति और पैमानों पर समाधान करेंगे। आइए जानते हैं अब स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के बारे में। स्वच्छ वायु उत्प्रेरक एक नया प्रमुख कार्यक्रम है जिसे यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएआईडी द्वारा शुरू किया गया है और विश्व संसाधन संस्थान यानी WRI और पर्यावरण रक्षण कोष यानी कि इन्वायरमेंट डिफेंस फंड EDF के नेतृत्व में निम्न और मध्यम वायु प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ वायु समाधान में तेजी लाकर आय वाले देश के लिए संगठनों का एक वैश्विक संघ है यह। अब चलिए बात हुई है इंदौर मध्य प्रदेश के बारे में, तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। 29 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कई नेशनल पार्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मेन नेशनल पार्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क तथा पन्ना नेशनल पार्क। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर की दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ब्राजील। सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स साइट ब्राजील के शहर रियो द जेनेरो में एक लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। उद्यान में रियो के मूल निवासी पौधों की 3,500 से अधिक प्रजातियां हैं और इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। साइट का नाम ब्राजील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट बुर्ले मार्क्स के नाम पर रखा गया है, जिनके पार्कों और बगीचों के डिजाइन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। 1985 तक सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स साइट उनका घर था, लेकिन यह अब एक पूरी तरह से शहर के रूप में उभर चुका है। अब बात हुई है ब्राजील के बारे में तो तथा विश्व धरोहर सूची विश्व धरोहर साइट के बारे में, तो इन दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यह साइट लिस्टिंग कैटेगरी है जिसका लोकेशन पेरिस फ्रांस में है तथा इसका लैंग्वेज एक्सेप्टेड है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, हेब्रो, पोर्टुगीज, रशियन तथा स्पेनिश। यह 17 दिसंबर 1975 से इफेक्टिव है, जो कि इस पर साइन किया गया था 16 नवंबर 1972 को। तब से लेकर इसके मतलब मान्यता प्राप्त हुई थी। एक विश्व धरोहर स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण के साथ एक मील का पत्थर या क्षेत्र है। विश्व धरोहर स्थलों को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के लिए नामित किया गया है। साइटों को मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य के रूप में मानी जाने वाली दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को शामिल करने के लिए आंका गया है। चुने जाने के लिए एक विश्व धरोहर स्थल को किसी भी तरह अद्वितीय मील का पत्थर होना चाहिए, जो भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से पहचान योग्य हो, जिसका विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व भी हो। इतना बात हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जाने हैं। अब चलिए चलते हैं ब्राजील के बारे में बात हुई है तो ब्राजील के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप में ब्राजील देश, जो कि यहाँ पर रेड कलर से डिनोटेड है।
साउथ अमेरिका में बसा हुआ यह एक देश है जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है तथा ब्राजीलियन रियाल यहाँ का करेंसी है। यह है वर्ल्ड मैप में ब्राजील, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बगल में स्थित कंट्री है बोलिविया, पेरू, अर्जेंटीना, चिले, उरुग्वे, पराग्वे यहाँ के बगल में बसा हुआ देश है। यह सभी देश साउथ अमेरिका में पड़ने वाला देश है। यह है साउथ अमेरिका कंटिनेंट वर्ल्ड मैप में। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंट्रिंसिक नामक नई रोबोटिक्स कंपनी किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्फाबेट, गूगल के द्वारा। गूगल अभिभावक अल्फाबेट एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिंसिक लॉन्च करेगी जो औद्योगिक रोबोटों के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह खंड एक्स अल्फाबेट के मूनशॉट कारखाने से बाहर आता है जिसमें वायमो, विंग और वेरिली जैसे भविष्य की फर्में हैं। अब जान लेते हैं इंट्रिंसिक के बारे में। इंट्रिंसिक औद्योगिक रोबोटों को उपयोग में आसान, कम खर्चीला और अधिक लचीलापन बनाने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर टूल विकसित कर रहा है। हालांकि कंपनी ने सॉफ्टवेयर के बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन यह नोट किया गया है कि सॉफ्टवेयर विकसित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग नए उत्पाद, व्यवसाय और सेवाओं को बनाने के लिए उनका उपयोग कर सके। अब बात हुई अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन के बारे में, तो जान लेते हैं अल्फाबेट के बारे में। यह एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। यह एक अमेरिकी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना गूगल के द्वारा, इसका मालिक यानी गूगल ही है। गूगल इसके सीईओ मतलब अल्फाबेट के सीईओ भी सुंदर पिचाई जी हैं जो कि 3 दिसंबर 2019 से यहाँ पर पदस्थापित है। यहाँ चेयरपर्सन के रूप में अल्फाबेट के जॉन एल हेंसी जी हैं। 2 अक्टूबर 2015 को इसको फाउंड किया गया था कैलिफोर्निया यूएसए में। इसके ओनर एवं फाउंडर है लैरी पेज एवं सर्जे ब्रिन जो कि गूगल के फाउंडर हैं। गूगल का मालिक, गूगल इसका मालिक है यानी अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन का, जिसकी वजह से गूगल के कहा जा सकता है कि यह गूगल का ही है। यानी इसका मेन ओनर तथा फाउंडर भी गूगल का खोजकर्ता यानी फाउंडर भी हैं। यानी गूगल के फाउंडर भी लैरी पेज तथा सर्जे ब्रिन जी हैं तथा सीईओ अभी वर्तमान में गूगल का ही सुंदर पिचाई जी हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस ब्रिटिश लेखक को फिक्शन बुकर पुरस्कार के 13 दावेदारों में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि संजीव सहोता। यह इमेज में संजीव सहोता, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक संजीव सहोता नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशिगुरो और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड पावर्स के साथ उनके उपन्यास चाइना रूम के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 लेखकों में शामिल है। 1 अक्टूबर 2020 और 30 सितंबर 2021 के बीच यूके या आयरलैंड में प्रकाशित 158 उपन्यासों का मूल्यांकन करने के बाद न्यायाधीशों द्वारा 13 उपन्यासों की 2021 लंबी सूची या द बुकर डोजन का अनावरण किया गया है। 14 सितंबर को 6 पुस्तक शॉर्टलिस्ट की घोषणा की जाएगी और विजेता को 3 नवंबर को लंदन में एक समारोह के दौरान ताज पहनाया जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में आरबीआई ने हमेशा किसी न किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करते रहता है, न किसी बैंक पर किसी तरह का जुर्माना लगाते ही रहता है। पिछले ही कुछ दिनों के न्यूज के अनुसार 14 बैंक पर लगभग आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाया था। फिर इसके बाद आरबीआई ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना एक्सिस बैंक पर लगा दिया है। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक्सिस बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए है। प्रायोजक बैंकों और एससीबी या यूसीबी के बीच एक कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा आरबीआई निर्देश 2016 वित्तीय समावेशन बैंकिंग तक पहुंच मूल बचत जमा खाता और धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के अनुसार है। अब बात हुई है आरबीआई तथा एक्सिस बैंक के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का
भारत का केंद्रीय बैंक है या भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इस बैंक के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनकी स्थापना यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यानी ब्रिटिश राज में ही कोलकाता में की गई थी। इसका वर्तमान में भी मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत जी पदस्थापित हैं। अब बात हुई एक्सिस बैंक के बारे में, तो एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। एक्सिस बैंक भारत का एक प्रमुख निजी बैंक क्षेत्र का बैंक है। निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना पर भारत सरकार की अनुज्ञा के बाद 1993 में यानी अपने कामकाज की शुरुआत के बाद से निजी क्षेत्र के नए बैंकों एक्सिस बैंक ही पहला था। स्थापना के समय इसका नाम यूटीआई बैंक था, जिसे बाद में बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया था। एक्सिस बैंक का मुख्यालय अभी वर्तमान में मुंबई में है तथा इसके अमिताभ चौधरी जी 1 जनवरी 2019 से सीईओ हैं। इसकी स्थापना 1993 में अहमदाबाद में की गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका यानी एक्सिस बैंक का कुल संपत्ति अभी वर्तमान में 9.279 ट्रिलियन भारतीय रुपयों में है। इसके कई सब्सिडरीज भी है, जैसे कि एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड और इनके कई सब्सिडरीज है। ग्राहकों को यह सुविधा देता है अपने कॉल पर ग्राहक सेवा के लिए, जिसका टोल फ्री नंबर है आप यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा यदि आपको कभी जरूरत पड़े तो। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के अनुसार जून 2021 के अंत तक सभी बैंकों का द्वारा 3.47 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए गए थे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास अब फास्टैग जारीकर्ता के रूप में करीब 28% साझेदारी है। पिछले 6 महीने में पीपीबीएल यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 40 लाख से अधिक वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल और प्राइवेट वाहनों को फास्टैग से लैस किया है। इसके अलावा पेटीएम पेमेंट्स बैंक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह यानी एनईटीसी कार्यक्रम के लिए टोल प्लाजा का भारत का सबसे बड़ा अधिग्रहणकर्ता भी है, जो एक राष्ट्रव्यापी टोल भुगतान समाधान पेश करता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के कुल 851 टोल प्लाजा में 280 अब टोल शुल्क को डिजिटल रूप से एकत्र करने के लिए अपने भुगतान गेटवे का उपयोग कर रही है। यानी यह पेमेंट गेटवे पेटीएम के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसमें पेटीएम यानी टोल प्लाजा पर भी पेटीएम 851 टोटल टोल प्लाजा में 251 टोल प्लाजा पर अब पेटीएम गेटवे से उपयोग डिजिटल रूप में एकत्र किया जा रहा है मनी। अब बात हुई है पेटीएम के बारे में, तो पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। यह एक प्राइवेट पेमेंट गेटवे कंपनी है। यह एक फाइनेंशियल सर्विसेज भी यह सर्विस देता है। विजय शेखर शर्मा जी इसकी स्थापना किए थे, यानी इसके फाउंडर हैं तथा इसकी स्थापना 2015 में आज से 6 वर्ष पहले की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, यानी यह इंडिया में एरिया सर्व करता है। की पीपल यानी सीईओ अभी वर्तमान में इसके सतीश कुमार गुप्ता जी हैं। पेटीएम एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो नोएडा भारत में स्थित डिजिटल भुगतान प्रणाली, ई कॉमर्स और वित्त में विशेषज्ञ रखती है। पेटीएम वर्तमान में 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और मोबाइल रिचार्ज, यूटिलिटी बिल भुगतान, यात्रा, मूवी और टीवी इवेंट बुकिंग के साथ साथ किरानों की दुकानों, फलों और सब्जियां के दुकानदार, रेस्टोरेंट, पार्किंग, टोल पर इन स्टोर भुगतान जैसे ऑनलाइन उपयोग के मामलों की पेशकश करता है। फार्मेसियों और शैक्षणिक स्थानों में पेटीएम क्यूआर कोड के साथ जनवरी 2018 तक पेटीएम का मूल्य लगभग $10 बिलियन हो चुका है। यह विजय शेखर शर्मा जी इमेज में, जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं। पेटीएम मतलब पेमेंट थ्रू मोबाइल, यानी मोबाइल के माध्यम से भुगतान का एक एब्रीविएशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है पेटीएम, पेमेंट थ्रू मोबाइल का। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 8.23%। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड की चुकौती इक्विटी पूंजी का 8.23% अधिग्रहण करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 यानी 31 अक्टूबर 2019 के लागू होने की तारीख को अपनी मंजूरी दे दी है।
यह कदम जम्मू और कश्मीर सरकार के 30 अक्टूबर 2020 के आदेश का पालन करता है। आदेश हस्तांतरण के संबंध में 8.23% शेयरधारिता जम्मू और कश्मीर बैंक 31 अक्टूबर 2019 तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को है। बैंक जिसने 14 जुलाई को अपने वित्तीय परिणाम यानी फाइनेंशियल रिजल्ट्स घोषित किए, इन्होंने यानी इस बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त चौथी तिमाही में रुपया 317 करोड़ का सूद लाभ दर्ज किया है, जबकि एक साल पहले की तिमाही में 294 करोड़ का सूद घाटा और दिसंबर 2020 तिमाही में 66 करोड़ सूद लाभ हुआ था। अब बात हुई है J&K यानी जम्मू कश्मीर के बारे में तथा जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक यह एक बैंकिंग कंपनी है जो कि इंडियन बैंकिंग में फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एक तरह से है, जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। सीईओ इसके वर्तमान में आर के चिब्बर जी है तथा इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को की गई थी। इसका वर्तमान में रिवेन्यू 8992.2 करोड़ भारतीय रुपयों में है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यह है J&K बैंक यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक का लोगो। इसका मोटो है सर्विंग टू एम्पावर। आप इसका मोटो ध्यान में रखिएगा। jbbank.com इसका वेबसाइट है। अब बात हुई जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। अब इसकी राजधानी दो जगह से बदलकर एक ही जगह कर दी गई है। या 6 महीने का अंतराल पर 2 जगह इसकी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन मनोज सिन्हा यानी यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा यहाँ की राजधानी को एक कर दी गई है, मतलब एक ही जगह राजधानी रहेगी। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर तो हमने बता ही दिया कि मनोज सिन्हा जी हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू है तथा 89 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, 36 राज्यसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर मुख्य नेशनल पार्क के रूप में दक्षिग्राम नेशनल पार्क है। हिमिस नेशनल पार्क यहाँ पर ही नेशनल पार्क था, लेकिन लद्दाख को बढ़ जाने पर यह लद्दाख में पड़ता है, यानी हिमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क तथा सलीम अली जिसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहा जाता है, ये भी अभी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। यह एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। यह मैप में जम्मू कश्मीर आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, रेड कलर से डिनोटेड है। अब चलती है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छात्रों को 3 वर्षीय बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज इन रिटेल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रदान करना है। 3 साल के पाठ्यक्रम में 1 साल का क्लासरूम प्रशिक्षण, उसके बाद मारुति सुजुकी अधिकृत डीलरशिप का पर 2 साल का ऑन द जॉब प्रशिक्षण यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग शामिल होगा। यह पाठ्यक्रम सीखते समय कमाई की अवधारणा पर आधारित है, जहां छात्रों को उनके ऑन द जॉब प्रशिक्षण के दौरान वजीफा यानी स्टिपेंड मिलेगा। पाठ्यक्रम छात्रों को भारत में ऑटोमोबाइल बिक्री में एक आशाजनक कैरियर बनाने की अनुमति देगा। अब बात हुई है मारुति सुजुकी के बारे में, तो जान लेते हैं मारुति सुजुकी के बारे में। मारुति सुजुकी के यह लोगो, मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है एक। इसके वर्तमान में सीईओ केनिची आयुकानवा यहाँ का सीईओ है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा फाउंडर इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1982 में गुरुग्राम यानी गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो कि रुपेश बघेल जी हैं, इन्होंने हाल ही में छत्तीसगढ़ जिनका जो लैंडलेस हैं, मतलब लैंडलेस फैमिली को जिनके पास भूमिहीन मतलब जिनके पास जमीन न है, उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया है। यह है लेटेस्ट न्यूज, जिसमें यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लैंडलेस फैमिली को यह फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिया जाएगा। यह घोषणा बुधवार यानी कल के दिन चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। इसमें
कुल 2485.54 करोड़ बजट पास किया गया है। इतना बात हम लोग जान लिए इस छत्तीसगढ़ के न्यूज के बारे में। अब बात हुई है छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में रेड कलर से डिनोटेड छत्तीसगढ़ तथा यहाँ की राजधानी रायपुर है। अनुसुईया उइके यहाँ का राज्यपाल है तथा भूपेश बघेल जी यहाँ का सीएम है। 11 लोकसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ का ही मुख्य नेशनल पार्क है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में पाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है यानी कि श्रीलंका। यह न्यूज श्रीलंका का जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्टार सैफरिन क्लस्टर फाउंड किया गया है, जो कि बैकयार्ड खोदते खोदते इसमें पाया गया है। यहाँ पर एक कुआं खोदी जा रही थी जिसके दौरान यह क्लस्टर फाउंड किया गया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्टार सैफरिन क्लस्टर पाया गया है। यह है इमेज में क्लस्टर पाया गया है। जो बात हुई है श्रीलंका के बारे में, तो जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। यह है वर्ल्ड मैप में भारत से कनेक्टेड छोटा सा देश जिसका नाम है श्रीलंका। यहाँ का कैपिटल है श्री जयवर्धने कोटे। पहले यहाँ का राजधानी कोलंबो हुआ करता था तथा यहाँ का करेंसी अभी श्रीलंकन रूपी है। यह साउथ एशिया में पड़ने वाला देश है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कथित तौर पर अपना दूसरा परमाणु मिसाइल बेस बना रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि चाइना। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार चाइना अपना सेकेंड न्यूक्लियर मिसाइल बेस बना रहा है। यह रिपोर्ट अमेरिका के द्वारा दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि चाइना अपना सेकेंड एटॉमिक बेस मिसाइल बेस बना रहा है। बात हुई है चाइना के बारे में तथा यूएस के बारे में। यूएस रिपोर्ट दिया तथा चाइना में यह किया जा रहा है, तो दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह वर्ल्ड मैप में हरा कलर से डिनोटेड चाइना देश, चाइना जो कि ईस्ट एशिया में बसा हुआ एक देश है। बीजिंग यहाँ का कैपिटल है तथा रेनबिन भी यहाँ का करेंसी है। यह है चाइना का इंडिविजुअल मैप। आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा जगह कहां पर है। अब चलते हैं यूएस के बारे में भी जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से डिनोटेड यहाँ पर यूएस कंट्री। यहाँ जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाला यह एक देश है। वाशिंगटन डीसी यहाँ का कैपिटल है तथा यूएस डॉलर यहाँ का करेंसी है। यह है वर्ल्ड यूएस का लोगो, यानी यूएस कंट्री का लोगो है यह, तथा चाइना कंट्री का यह है लोगो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त यानी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि राकेश अस्थाना को। यह इमेज में राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना को तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त यानी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 31 जुलाई 2021 को उनकी सेना निवृत्ति के ठीक 3 दिन पहले हुई है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अस्थाना की सेवा को शुरू में उनकी सेना निवृत्ति की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक बढ़ा दिया गया है। राकेश अस्थाना इमेज में यह देख लीजिए कि राकेश अस्थाना जी है, यह आईपीएस ऑफिसर है जो कि 1984 बैच के गुजरात कैडर के बैच के एक आईपीएस अधिकारी थे। इन्होंने स्पेशल डायरेक्टर के रूप में सीबीआई में भी काम किए हैं। यह जुलाई 2021 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इनका जन्म 9 जुलाई 1961 को हुआ था, यानी यह एक 60 वर्षीय उम्र के कमिश्नर हैं। इनका जन्म रांची में हुआ था तथा यह इंडियन नेशनलिटी है इनका। संत जोसेफ कॉलेज से इनका एजुकेशन हुआ था। अब इतना बात हम लोग दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बारे में जान लिए। अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। पहले दिल्ली पुलिस के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली पुलिस एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसकी स्थापना 1861 को न्यू दिल्ली में किया गया था। इलेक्टेड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल अमित शाह जी हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि भारत के गृह मंत्रालय है। अमित शाह जी ये है इलेक्टेड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल दिल्ली पुलिस का। इसका हेडक्वार्टर जय सिंह मार्ग कनॉट पैलेस न्यू दिल्ली में है।
अब जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। यह एक दिल्ली यूटी है जो कि एक छोटा सा, जो कि हरियाणा के बगल में स्थित है। यहाँ के राजधानी, दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है तथा अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है तथा अरविंद केजरीवाल जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। 7 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं तथा 70 यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। यह एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक दोस्तों, कर्नाटक हाल ही में यानी परसों के दिन कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है बसवराज बोम्मई। पहले से वाईएस येदियुरप्पा जी यहाँ का मुख्यमंत्री थे जो उन्होंने हाल ही में रिजाइन दे दिया है। उसके बाद बीजेपी के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया कि कर्नाटक सिविल सेवा यानी जनरल रिक्वायरमेंट नियम 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। बात हुई कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह कर्नाटक भारतीय मैप में जो रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है, यह साउथ में बसा हुआ स्टेट है। यहाँ का राजधानी है बेंगलुरु तथा थावरचंद गहलोत जी यहाँ का न्यू गवर्नर है। इसी महीने में 7 तारीख को नए गवर्नर चेंज किए गए हैं 8 राज्यों का, जिसका हमने स्पेशल वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहले थावरचंद गहलोत जी यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे, अब कर्नाटक के न्यू गवर्नर के रूप में पदस्थापित हैं तथा परसों के दिन ही बसवराज बोम्मई यहाँ का न्यू चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लिए हैं। यहाँ पर कुल 28 लोकसभा सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर तथा 224 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर विधानसभा परिषद की भी सीटों की संख्या है जिसमें 75 कुल यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है अंशी नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघंटा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क तथा नागरहोल नेशनल पार्क, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, जल्दी भारत सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कौन से गृह स्थापित करने जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यानी कि गरिमा गृह। केंद्र समुदाय आधारित संगठनों की मदद से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने लोकसभा को बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए उद्देश्य से 12 पायलट आश्रम गृह शुरू किए गए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह समुदाय आधारित संगठनों की मदद से स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसे आश्रम गृह महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में स्थापित किए गए हैं। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का कृषि उत्पादक निर्यातकों में कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 9वीं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी NESC सोसाइटी की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से लिखा कीजिए ताकि आपको लिखने से आदत बने और पूरे ईयर का आपको ऐसे डेज याद हो जाए। चलिए तो दोस्तों, यह था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सारे अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए और आप उन सभी वीडियो को जल्दी देख पाएं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। उन सभी का सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाएं तथा उन सभी लिंक पर क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि इसका वीडियो का PDF फाइल पाने में आपको आसानी मिल सके। वहां से बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।